गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं और आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर यूनिट थर्ड को स्टार्ट करते हैं। और यूनिट थर्ड में दो टॉपिक हैं आपकी, फिजियोलॉजी ऑफ मसल और फिजियोलॉजी ऑफ कंट्रैक्शन। सॉरी, जो आपका पहला टॉपिक है वो है फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स का और दूसरा है फिजियोलॉजी ऑफ सेंस ऑर्गन। राइट, तो ये दो टॉपिक हैं जो इस यूनिट में आप करोगे। तो पहला तो थर्ड यूनिट का पहला टॉपिक हो जाएगा फिजियोलॉजी ऑफ मसल और दूसरा टॉपिक होगा फिजियोलॉजी ऑफ सेंस ऑर्गन। तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट क्या आपने दोनों दो टॉपिक आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिए। पहला हमने किया था फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन फर्स्ट यूनिट का, दूसरा टॉपिक किया था फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। देन हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट की थी, सेकंड यूनिट में हमने फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन किया, देन किया फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। तो टोटल हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए और पूरे टॉपिक एक एक चीज़ हमने क्लियर की है। अब हम अपनी थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक यानी फिजियोलॉजी ऑफ मसल स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजियोलॉजी ऑफ मसल मतलब पेशी की कार्य की देखनी है कि हमारी पेशियाँ कैसे काम करती हैं, उनका कैसे फंक्शन कंप्लीट होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखना है इनका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ मसल। कहता है सबसे पहले स्टडी ऑफ द मसल नोन हैज़ ए माइकोलॉजी और सार्कोलॉजी। सबसे पहली बात, जो आपकी मसल है MUSCLES, जो आपकी मसल है उसकी स्टडी को, उसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, मायोलॉजी और सार्कोलॉजी। क्या बोलते हैं, मायोलॉजी और सार्कोलॉजी। मसल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, मायोलॉजी और सार्कोलॉजी। कहता ऑल मसल्स डेवलप फ्रॉम द मेसोडर्म। इस बात को अब आपको पता है, हमारी बॉडी के अंदर जब स्टार्टिंग में जब हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो हमारी बॉडी में सबसे पहले गैस्ट्रुला स्टेज के बाद 3 जर्म लेयर बनती हैं, एक्टो, एंडो और मीजो। 3 जर्म लेयर से ही हमारी पूरी शरीर का फॉर्मेशन होती है। तो उसमें से जो 30 आपकी मीजोडर्म है उससे ऑल मसल, जितनी भी आपकी मसल है, सिर्फ किसको छोड़ के, एक्सेप्ट आइरिस और सिलरी बॉडी मायो एपिथेलियल सेल ऑफ द स्वेट ग्लैंड डेवलप फ्रॉम द एक्टोडर्म। इनको छोड़ के जितनी भी पेशियाँ आपके अंदर हैं बॉडी के अंदर, जितनी भी मसल्स हैं आपकी बॉडी की, वो मीजोडर्म ओरिजिन होती हैं, यानी वो मीजोडर्म से बनती है। इतनी बात क्लियर हो गई। क्या बोला, सिर्फ मायो आपकी आइरिस एंड कैपिलरी बॉडी, आइरिस एंड कैपिलरी बॉडी मायो एपिथेलियल सेल ऑफ द स्वेट ग्लैंड, ये किससे डेवलप होती हैं, एक्टोडर्म से। कौन कौन सी, आइरिस और आइरिस एंड सिलरी बॉडी एंड मायो एपिथेलियल सेल ऑफ द स्वेट ग्लैंड। जो आपके पसीने वाली जो पीतक जो ग्रंथि है, जो जिससे आपका पसीना निकलता है, वो ग्लैंड किससे बनती है, एक्टोडर्म से। समझ आ गई। मतलब इनकी जो पेशियाँ, स्वेट ग्लैंड के अंदर जो माया एपिथेलियल सेल्स जो पेशियाँ हैं और जो आइरिस और सिलिलरी बॉडी है, ये जो पेशियाँ ये सिर्फ डेवलप होती है आइरिस कहाँ पे, जो आपकी आँख के अंदर मिलती है, जो ये जो किससे डेवलप होती है, एक्टोडर्म से। बाकी जितनी भी पेशियाँ वो मेसोडर्म से डेवलप होंगी। उसके अलावा मसल्स की 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक है, एक तो कंडक्टिविटी, दूसरा है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। जो आपकी पेशी है, एक तो वो करती है कंडक्ट, मतलब किसी संदेश को आगे कंडक्ट करने का काम करेगी, दूसरा मसल का काम है कॉन्ट्रैक्ट होने का, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। राइट, तो ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्टन और रिलैक्स, स्ट्रेच। मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी में 2 चीज़ें इंक्लूड हो रही है, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट करना यानी छोटा हो जाना, और बाद में रिलैक्स होना, वो क्या कहलाता है, स्ट्रेच कंडीशन। रिलैक्स का मतलब रीगेनिंग दी ओरिजिनल साइज एंड फॉर्म, यानी कि अपनी पुरानी अवस्था में आ जाना। जैसे कि अगर आप अपनी उंगली को एक बार अंदर करो, एक बार बाहर करो, एक बार या अपनी लात को खोलो और सिकोड़ लो, है ना, हम कर सकते हैं। तो जैसे हम जय हिंद करते हैं तो एक बार हाथ को ऊपर करते हैं फिर नीचे कर सकते हैं। तो ये जो एक बार तो आप उसको रिलैक्स कर रहे हो फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी वाली और कंडक्टिविटी, ये 2 चीज़ें हैं जो मसल का पहला काम है कंडक्टिविटी का, दूसरा है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। मतलब एक काम है उसका संदेश को ले जाना, और दूसरा है कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना। कहता है जो मसल्स हैं वो 3 टाइप की हो सकती है, वॉलेंट्री और स्केलेटल मसल, दूसरी है इनवॉलेंट्री और स्मूथ मसल, और तीसरी है कार्डिक मसल। ये 3 टाइप की मसल्स आपकी बॉडी में देखने को मिलती हैं। जो मसल है वो 3 टाइप की हैं, वॉलेंट्री और स्केलेटल। वॉलेंट्री मतलब जिनके ऊपर आपका कंट्रोल हो, उन्हें हम स्केलेटल मसल भी कहते हैं। एक होती है इनवॉलेंट्री और स्मूथ मसल्स जो अपने अकॉर्डिंग काम करती हैं, और एक होती है कार्डिक मसल जो हृदय वाली जो पेशियाँ हैं। कहता है स्केलेटल मसल कंस्टिट्यूट 40% ऑफ द एडल्ट बॉडी मास। जो आपकी स्केलेटल मसल्स हैं यानी जो वॉलेंट्री है, वो आपकी बॉडी
मास का 40% पार्ट वो कवर करती है। क्लियर हो रही है? जो स्केलेटल मसल्स हैं कंस्टिट्यूएंट, CONSTITUTS, कंस्टिट्यूट मतलब इनका जो पार्टिसिपेशन है वो 40% है एक वैक्स के टोटल बॉडी मास के अंदर। स्केलेटल मसल कितनी होती है? 40%। रिलेटेड विद स्केलेटल सिस्टम, और इनका संबंध जो आपकी वॉलंटरी मसल्स हैं या जो स्केलेटल मसल्स, इनका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? आपके कंकाल तंत्र के साथ, आपके स्केलेटल सिस्टम के साथ। इसीलिए इनका नाम पड़ गया स्केलेटल सिस्टम, कॉल्ड हैज ए स्केलेटल मसल्स। समझ आ गई बात? क्योंकि ये हर जगह ये मसल जो है वो इनका हड्डियों के साथ, आपके स्केलेटन के साथ अटैचमेंट है, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल। आगे, ट्रांसवर्स लाइन प्रेजेंट रेगुलर इंटरवल कॉल्ड दी स्ट्रिप्ड और स्ट्रेटेड मसल्स। कुछ ट्रांसवर्स लाइंस होती हैं, प्रेजेंट होती हैं हर एक इंटरवल के बाद, रेगुलर एक इंटरवल के बाद, एकांतर क्रम के बाद, उसे हम स्ट्रिप्ड और स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। समझ आ रही बात? कहने का मतलब क्या है? जैसे कि अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, जैसे एक तो है कि आपकी ये ऐसे पेशियां लगी हुई हैं, है ना, और एक ऐसे में लगी हो, तो इस तरीके से कहा ट्रांसवर्स लाइंस क्षैतिज दिशा में एक रेगुलर इंटरवल के बाद हमें लाइंस मिलती हैं, और उनको हम स्ट्रिप्ड और स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रिप्ड और स्ट्रेटेड मसल कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन कंट्रोल्ड बाय विल पावर, ऐसी को कहते हैं वॉलंटरी मसल्स। तो कॉन्ट्रैक्शन, अगर आप जो संकुंचन कर रहे हो और वो ऐसे संकुंचन आपके कंट्रोल में है, आपकी विल, आपकी इच्छा के अनुसार है, तो वो मसल्स क्या कहलाती है? वॉलंटरी मसल्स, राइट। फिर है मसल फाइबर्स अटैच्ड विद टंग कॉर्ड, टफ कॉर्ड टेंडन फर्दर अटैच टू दी बोन। तो कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपके मसल फाइबर्स हैं, मसल पेशी तंतु हैं, जब वो अटैच करते हैं, किसके साथ अटैच करते हैं? बोन के साथ, तो उन्हें अटैच करने वाला वो पोर्शन क्या कहलाता है? टेंडन। क्या कहलाता है? टेंडन। इस चीज़ को रखना कि पेशियां बोन के साथ जिस चीज़ के साथ अटैच होती है उसे कहते हैं टेंडन। मतलब पेशियां जब बोन के साथ अटैच होती हैं तो वो क्या कहलाता है? टेंडन। वो हिस्सा का क्या कहलाता है? टेंडन। मसल फाइबर अटैच विद टफ कॉर्ड टेंडन फर्दर अटैच बोन। तो बोन को अटैच करने वाली जो मसल फाइबर्स है उसे क्या कहते हैं? टेंडन। ठीक, आगे कहता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर्स कॉल्ड दी सार्कोलेमा कंटेन दी कोलेजन फाइबर। जो आउटर मेम्ब्रेन है किसकी? मसल फाइबर्स की, सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है, कंटेन दी मल्टी न्यूक्लियेटेड सार्कोप्लाज्म। कहता है जो आउटर मेम्ब्रेन, बाहर वाली जो परत है मसल फाइबर की, जो आपकी पेशी जो तंतु है उसका जो बाहर की जो परत है उसे हम कहते हैं सार्कोलेमा, उस लेयर को। और उस सार्कोलेमा अपने अंदर सार्कोप्लाज्म को इकट्ठा किए रखती है। सार्कोप्लाज्म यानी जो द्रव्य, जैसे सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, वैसे जो जो आपकी पेशी तंतु है उसकी जो सेल है उसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा, बाहर की परत को। ठीक, और वो अंदर क्या कवर करके रखती है अपने अंदर? सार्कोप्लाज्म, जो मल्टी न्यूक्लियेटेड बहुकोशिकीय, उसमें बहुत सारे बहुकेंद्रीय होती है, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो उसके अंदर, और सार्कोलेमा में क्या होता है? कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं। सार्कोलेमा जो परत है उस परत के अंदर आपको क्या मिलेंगे? कोलेजन फाइबर भी मिलेंगे, जिससे उसको इलास्टिसिटी मिलती है। नेक्स्ट कहता है मायोफाइब्रिल अरेंज पैरेलल रो फॉर्म डार्क एंड लाइट बैंड। उसके अंदर आपको मायोफाइब्रिल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मायोफाइब्रिल, जो कैसे अरेंज है? एक पैरेलल रो के अंदर, और क्या बनाते हैं? डार्क और लाइट लाइंस। क्या बनाती है? डार्क और लाइट लाइन। जो लाइट लाइन और डार्क बैंड, ये जो लाइट लाइन या लाइट बैंड है वो कैसे होते हैं? इन अल्टरनेट ऑर्डर में, मतलब पहले लाइट फिर डार्क फिर लाइट फिर डार्क। मेडअप किसकी बने होते हैं? ये एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? डार्क और जो लाइट लाइंस है मेडअप ऑफ एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन। किसके बने होते हैं? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन। हम अपनी डायग्राम में देखेंगे, आपको अच्छे से क्लियर होगा। और इन्हें हम कहते हैं फिलामेंटस प्रोटीन, क्योंकि फिलामेंट की तरह होती है, डंडियों की तरह। तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं हम? फिलामेंटस प्रोटीन। क्या बोल रहे हैं? जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं, मायोफाइब्रिल कहाँ मिलेंगे? आपको अंदर मिलेंगे, मसल फाइबर, मसल के अंदर, पेशी के अंदर। वो पैरेलल पंक्तियों में अरेंज होते हैं और क्या बनाते हैं मिलकर? डार्क और लाइट लाइंस, हल्की और गाढ़ी लाइनें बनाते हैं। जो लाइट लाइनें हैं वो अल्टरनेट ऑर्डर में होती है, एकांतर क्रम में होती है। और ये किसकी किसकी बनी होती है? डार्क और लाइट लाइनें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की, जिसे हम कहते हैं फिलामेंटस प्रोटीन। क्या बोलते हैं? फिलामेंटस प्रोटीन। कहता है जो एक्टिन फिलामेंट है वो पतली होती है। क्या होती है? जो एक्टिन फिलामेंट है वो थिन है, राइट। और जो मायोसिन फिलामेंट है वो थिक है,
लाइट बैंड को हम और किस नाम से पुकार सकते हो आप? आइसोट्रॉपिक बैंड। जो लाइट बैंड है उसको हम किस नाम से पुकार सकते हैं? आइसोट्रॉपिक बैंड यानी आई बैंड। तो जो एक्टिन फिलामेंट है वो पतला होता है, जो मायोसिन फिलामेंट है वो थिक है। जो मायोसिन फिलामेंट है वो कैसा है? थिक है। डार्क लाइन मेड अप ऑफ ए प्लस एम एक्टिन और मायोफिलामेंट। जो डार्क, जो गाढ़ा वाला जो रीजन है, जो गाढ़ी लाइन है, वो दो से मिलकर बना है, एक्टिन और मायोफिलामेंट। इसे कहते हैं हम एन आइसोट्रॉपिक बैंड। क्या बोलते हैं इसको? एन आइसोट्रॉपिक बैंड। समझ आई बात? अगर नहीं आ रही तो उसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। कुछ आगे हम डायग्राम सारा क्लियर करेंगे, यहाँ पर सिर्फ आप समझ लो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे एक तो ये बन रहा है, इस तरीके से, ठीक है। और तो समझ आ रही है? ये ऐसे बैंड बनेंगे। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाले है आपके एक्टिन फिलामेंट और ये हैं आपके मायोसिन फिलामेंट, ये वाले। ठीक, ये क्या है? मायोसिन। तो ये है एक्टिन फिलामेंट, ये है मायोसिन फिलामेंट। अब आगे देखेंगे इसको, अच्छे से देखेंगे हम डायग्राम के अंदर। तो पहले यहाँ समझ लो आप कि एक्टिन फिलामेंट क्या है? पतले होते हैं, थिन, और मायोसिन फिलामेंट कैसे होते हैं? थिक। डार्क लाइन जो है वो किससे मिलकर बन रही है? आपकी एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन मिलाकर बना रहे हैं एन आइसोट्रोपिक बैंड। तो डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइंस उसे कहते हैं सार्कोमेर। दो जेड लाइन के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं सार्कोमेर। डायग्राम में देख लेते हैं, आपको मुझे लग रहा है नहीं समझ आ रहा है। ये देखो, ये आप देख रहे हो अगर डायग्राम को, जैसे मेरे पास ये हाथ है, हाथ की मैंने एक मसल को निकाला, एक पेशी को निकाला, ये मेरे पास है मसल सेल्स। ये क्या है? मसल सेल है। उसमें से मैं इसका आपको पोर्शन दिखा रहा हूँ खोल के, और जूम किया तो ये बन गया। इसे कहते हैं फेसिकुली। क्या बोलते हैं? मसल बंडल। क्या बोलते हैं? मसल बंडल। ये मैंने ये जो आपको दिख रही है लाइन, एक पाइप को मैंने खोल के देखा तो ये मेरी क्या? फेसिकुली। इसमें से मैंने एक मसल सेल को निकाल के देखा, मसल सेल के अंदर का ये पोर्शन है। तो ये आपको दिख रहे हैं ना डार्क, और ये जो हमारे पास क्या है, ये आपको देख रहे हैं डार्क, ये डार्क लाइन्स है आपकी। क्या है? ये डार्क लाइन। तो इसका ये सारा पोर्शन मैंने ये बड़ा करके दिखाया, जूम करके। बीच वाला जो आप देख रहे हो ये आपका ए बैंड है। क्या है? ए। ठीक है। ये जो आप देख रहे हो जो ये वाली जो लाइन है इसे कहते हैं जेड लाइन, और जेड लाइन का एरिया, टोटल एरिया कहलाता है सार्कोमेर। ये लिखा ना सार्कोमेर। इस एक जेड से लेके यहाँ तक का जो एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है इसे कहते हैं हम सार्कोमेर। क्या बोलते हैं? सार्कोमेर। ये होती है जेड लाइन। ये दिख रही है ना जेड लाइन। बीच में आपको ये बैंड दिख रहे हैं, डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क लाइट, डार्क लाइट, इस तरीके से। समझा की बात? तो ये आपके बीच में क्या है? ये सेकेंडरी मायोफिलामेंट, ये प्राइमरी मायोफिलामेंट भी कह सकते हो आप। ठीक है। तो ये हिस्सा बन रहा है आपका ए बैंड, और जो बीच का एरिया जहाँ पर ये पतले वाले नहीं पहुँच रहे उसे कहते हैं एच बैंड। सबको ये क्लियर करेंगे, पहले आप समझ लो कि हम जो बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से बात चल रही है। ठीक है। तो वो कहता है कि जो डार्क लाइन है मेड अप एक्टिन और मायोफिलामेंट, वो एन आइसोट्रोपिक बैंड है। आई बैंड हमारा कौन सा? आइसोट्रोपिक बैंड। कौन सा है? आइसोट्रोपिक बैंड। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं। कहते हैं दो जेड लाइन के बीच का एरिया कौन सा? सार्कोमेर। और कंसीडर्ड, इसे हम मानते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ द कंट्रैक्शन। जो ये संकुचन चलता है जब हम हाथ अपनी उंगलियों को मोड़ते हैं, किसी चीज़ को कहीं भी हम बेंड कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हथेली को बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, तो जो हथेली को आप कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हो वहाँ पर जो फंक्शनल यूनिट है वो सार्कोमेर है। सार्कोमेर ही वो हिस्सा है जहाँ पर ये कंट्रैक्शन का काम चल रहा होता है। तो सार्कोमेर में क्या है? एक एक उसमें ए बैंड होता है, आधे आधे उसमें दो आई बैंड होते हैं। इस चीज़ को याद रखना। एक सार्कोमेर के अंदर आपके पास एक ए बैंड होता है और दो आधे आधे आई बैंड होते हैं। एक सार्कोमेर के अंदर आपके पास एक आई बैंड होता है ये, और एक ए बैंड होता है और दो आधे आधे आई बैंड होते हैं। देखो आधा, ये जेड लाइन है ना, तो आधा तो ये आई बैंड इधर है, आधा इधर है। तो एक के अंदर आपको क्या मिलेगा? ए बैंड और दूसरा
आधे आधे 2 आई बैंड। इतनी बात समझ आ गई एक सार्कोमेर के अंदर। 1 मायोसिन फिलामेंट सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट। अब ये भी समझने वाली बहुत बात है। और 1 एक्टिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय 3 मायोसिन फिलामेंट। कहने का मतलब क्या है, वो कह रहा है कि यहाँ उसने ये बात बोली कि आपके एक सार्कोमेर मतलब मेरे पास ये ऐसा एरिया है, यहाँ पर मैंने बांटा हुआ है, ये है जेड लाइन। क्या है? जेड लाइन के अंदर का जो एरिया उसे मैं बोलूँगा सार्कोमेर। क्या बोलूँगा? सार्कोमेर। और ये एरिया ही फंक्शनल यूनिट होती है कंट्रैक्शन की। अब इसमें क्या कि ऐसे ऐसे मेरे पास लगे हुए हैं, ये जो मैंने बनाया ये है आपका एक ए बैंड। कौन सा बैंड है? ए बैंड। ठीक। और आधे आधे इसमें से ऐसे क्या लगे हैं, मतलब अगर मैं एक को काउंट करूँ तो सिर्फ इस इतने पोर्शन को काउंट करूँ तो यहाँ पे एक मेरे पास एक बैंड है, एक फंक्शनल यूनिट के अंदर ए बैंड एक है और 2 आधे आधे आई बैंड है। 2 आधे आधे क्या है? आई बैंड है। इतनी बात समझ आ गई? क्लियर? इतना क्लियर हो गया? आगे वो ये कह रहा है कि एक मायोसिन फिलामेंट सराउंड करता है 6 मायोफिलामेंट से, मतलब इसके चारों तरफ ही लिपटे पड़े हैं। मतलब कि वो क्या कह रहा है, फिर से देख लो, जो ए बैंड आपका एक्टिन फिलामेंट वो पतला है और मायोसिन फिलामेंट थिक है। मायोसिन फिलामेंट कैसा है? थिक है। जो एक्टिन फिलामेंट है उसे हम आइसोट्रोपिक बैंड यानी आई बैंड कह रहे हैं। और जो आपकी एक्टिन और मायोसिन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? एन आइसोट्रोपिक बैंड, डार्क लाइन। मतलब कि जहाँ पर ये देखो ना, यहाँ ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ये डार्क हो गया ना, ये डार्क रीजन हो जाएगा, ये लाइट हो जाएगा, जहाँ पर ये सिंगल रह गया अकेला। ठीक है, उसमें दोनों ही आ रहे हैं, एक्टिन भी और मायोसिन भी। समझ आ गई बात? एक्टिन भी और मायोसिन भी। कहता है एक मायोसिन जो फिलामेंट है सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट। जो एक है पतला वाला, जो एक मायोसिन आपका फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट जो एक है, मायोसिन फिलामेंट कौन सा? जो थिक है, वो 6 एक्टिन फिलामेंट से, पतले वालों से घिरा हुआ है। जैसे कि अगर मैं इसकी काट दिखाऊं ना, अब मैं आपको काट कैसे दिखाऊं, जैसे ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6। तो कहता है एक जो मायोसिन फिलामेंट है वो 6 एक्टिन फिलामेंट से घिरा हुआ है। कटिंग काटी है मैंने, मतलब ये मेरे पास बीच में एक मायोसिन फिलामेंट है और वो 6 से घिरा हुआ है। 6 किससे? एक्टिन। वैसे ही एक ये एक्टिन है, जो एक एक्टिन है वो 3 मायोसिन से घिरा है। 3 मायोसिन। थोड़ा सा मैं इसको दोबारा सबको अच्छे से समझा देता हूँ। उसने बोला कि कलर चेंज करता हूँ मैं। उसने कहा कि जो मेरे पास एक मायोसिन फिलामेंट है, ये मायोसिन फिलामेंट है, वो 6 3 4 5 6। आगे उसने बोला कि जो एक एक्टिन है वो 3 से घिरा है। अब उसने क्या बोला कि जो आपके पास एक जो आपका मायोसिन है, ये ब्लू वाले सारे मायोसिन है, एक मायोसिन कितने? 6 एक्टिन से घिरा हुआ है। ठीक है ना? और जो आपका एक एक्टिन है वो, जैसे एक ये रेड वाले एक्टिन है और ब्लू वाले क्या है? मायोसिन है। ये 3 से घिरा हुआ है, ये 3 घिरे ना, 1 2 3।
ये एक्टिन है 1 2 3, तो इस तरीके से घिरे हुए हैं। लेकिन जो मायोसिन है थिक वाला, वो 3 पतले वालों 6 पतले वाले एक्टिन से कवर अप है। और जो आपका थिक वाला है वो 3 सॉरी, जो एक्टिन है थिन, वो 3 थिक वालों से घिरा हुआ है। इस तरीके से इनकी स्टाइल है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है, अब देख लेते हैं प्राइमरी मायोफिलामेंट और सेकेंडरी मायोफिलामेंट। जो प्राइमरी मायोफिलामेंट है यानी कि मायोसिन प्रोटीन के बने हुए और जो थिक है, और सेकेंडरी फिलामेंट यानी कि जो थिनर है, जो पतले वाले। जो प्राइमरी मायोफिलामेंट है वो कहता है थिकर कन्फाइंड ए बैंड। जो थिकर है, मोटे वाले, उन्हें हम ए बैंड से डिनोट कर रहे हैं। एट बोथ हैंड फ्री हैव ए रफ सरफेस, वो दोनों तरफ उनके यहाँ रफ सरफेस लगे हैं। इसको मैं अगर आपको डायग्राम में दिखाऊं, जो प्राइमरी मायोफिलामेंट है, प्राइमरी मायोफिलामेंट ये है आपके, ये वाले, ये प्राइमरी मायोफिलामेंट है, उनके फ्री है डैश तरीके से। ठीक है ना, ये लिखा ना मायोसिन मोनोमर, ये दिखाया हुआ, इसका ये हेड होता है, इन पर ये अटैचमेंट साइट है। और ये आपकी जो पतले वाले, उनके ऊपर आगे हम देखेंगे क्या क्या लगा होता है। तो उसने कहा कि जो प्राइमरी मायोफिलामेंट है वो थिक होता है, मोटा होता है, थिकर है, कन्फाइंड ए बैंड, उसे हम ए बैंड से डिनोट करते हैं। समझा की बात? जो प्राइमरी मायोफिलामेंट है उसे हम ए बैंड कहते हैं। ये बोल रहे हैं ना एक्टिन फिलामेंट। जो प्राइमरी मायोफिलामेंट है वो थिकर है, कन्फाइंड ए बैंड, एट बोथ एंड, उसके दोनों जो एंड है वो फ्री होते हैं, हैव ए रफ सरफेस। कहने का मतलब ये जो बीच में सेंटर में जो मैं बना रहा हूँ बार बार इस तरीके से, तो कहते हैं जो प्राइमरी मायोफिलामेंट है वो थिक होता है, ठीक, उसे हम ए बैंड कहते हैं। इस पूरे एरिया को कहते हैं ए बैंड, नाम दिया ए बैंड। ठीक है, उसके दोनों हिस्से फ्री हैं, हैव रफ सरफेस, और उनके ऊपर रफ सरफेस खुदरा खुदरा ये लगे होते हैं। रफनेस ड्यू टू दी माइन्यूट प्रोजेक्शन कॉल्ड द हेड, और ये रफनेस क्यों होती है? क्योंकि उसमें प्रवर्ध निकले होते हैं, बाहर की तरफ ग्रोथ निकली हुई होती है, जिस जिसे जिस जिस उस रफनेस की वजह से ये हेड निकले होते हैं, हेड। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो ये एक्चुअल में ऐसे हैं, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, छोटे छोटे मैंने बनाए हैं। क्लियर होगी बात? तो जो प्राइमरी मायोफिलामेंट्स हैं वैसे ये मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं, थिकर होते हैं। मायोसिन मालिक्यूल के 2 पार्ट हैं, ग्लोबुलर हेड एंड मीरोमाइसिन। जो ग्लोबुलर हेड है वो एक्टिव साइट है वेयर द केमिकल इवेंट ऑफ द मसल कंट्रैक्शन अकर। जो ग्लोबुलर हेड है उसकी एक्टिव साइट है, वहीं पर सारी के सारी केमिकल रासायनिक रिएक्शन चलेंगी और उसी की हेल्प से मसल कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है। दूसरा है सेकेंडरी मायोफिलामेंट, यानी जो पतला वाला थिनर है, उसमें 3 प्रोटीन्स होती है, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। जो सेकेंडरी मायोफिलामेंट है उसमें 3, ये सेकेंडरी मायोफिलामेंट कौन सी बात कर रहा है? एक तो हमने ए बैंड की बात कर ली ना, जो बीच में ये हमारे पास ए बैंड था और इसके ऊपर ऐसे हेड लगे हुए, खुदरा लगे बस किनारे पे ही, यहीं पे हेड लगे। उसके अलावा जो आपको बताया था ना 2 हाफ लगे होते हैं ऐसे, एक इधर और एक इधर। अब इसकी संरचना के बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं कि ये जो आपके सेकेंडरी मायोफिलामेंट है, ये प्राइमरी मायोफिलामेंट जिसको हम ए नाम दे रहे हैं, और ये हमारे पास पतले वाले जो 2, आधा इधर से आधा इधर से, इसकी संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कहता है जो सेकेंडरी मायोफिलामेंट है वो पतले होते हैं, कंसिस्ट 3 प्रोटीन, उनके अंदर आपको 3 प्रोटीन्स मिलेंगी, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। जो एक्टिन है वो ग्लोबुलर है, मतलब वो जैसे गुब्बारा होता है, फूली होती है। फॉर्म दी डबल ट्विस्टेड स्ट्रैंड, जो एक्टिन है वो सर्पिलाकार डबल ट्विस्टेड स्ट्रैंड, 2 फीते बना रहे हैं ट्विस्टेड, वो भी सर्कुलर में। जो ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन कैसी है? लॉन्ग फिलामेंटस, लंबी फीते बनाती है, लाई दी ग्रूव ऑफ द ट्विस्टेड एक्टिन स्ट्रैंड। ये जो एक्टिन का जो धागा बन रहा है उसके अंदर ये अपनी एक रॉड बनाती है, पतली सी लाइन बनाती है लंबाई में। और जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है वो भी ग्लोबुलर है, उसकी 3 सब यूनिट्स हैं, टीपीटी, टीपीसी और टीपीआई। ठीक है, ये जो ट्रोपोमायोसिन है इसका काम क्या है? स्विच ऑन और ऑफ ऑन द कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म। ये जो आपका कॉन्ट्रैक्शन का जो मैकेनिज्म चलेगा वो ट्रोपोमायोसिन की हेल्प से ही ऑन या ऑफ होगा। ये 3 चीज़ें आगे समझ में। सेकेंडरी हमको देख लेते हैं, ये आपकी सेकेंडरी वाली मायोफिलामेंट। इसमें जो आप ये जो स्ट्रैंड देख रहे हो, ये जो मोतियों की माला देख रहे हो, जो
ट्विस्टेड है, वो तो किसकी बनी हुई है, एक्टिन की। किसकी बनी है, इसको एफ एक्टिन कहते हैं, फंक्शनल एक्टिन। और बीच में जो रस्सी देख रहे हो, रॉड देख रहे हो, ये किसकी बनती है, ट्रोपोमायोसिन की। और इसमें आपको बीच बीच में ये जो दिख रहे हैं, ये है ट्रोपोनिन। ठीक है, ट्रोपोनिन अलग अलग प्रकार की, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई, इनकी ये सब यूनिट्स होती हैं। इतनी बात समझ आ गई, समझ आ गया भैया। तो अब ये आपने प्राइमरी और सेकेंडरी फिलामेंट को समझ लिया, अब आगे देख लेते हैं। तो बात क्या हुई हमारे पास कि हमारे पास ये हैंड है, हैंड से हमने एक मसल निकाली, मसल में से हमने एक मसल सेल निकाली जिसे हम फैसिकुली कहते हैं, मतलब बंडल। उस बंडल में से हमने मसल सेल को निकाला, है ना। तो उस मसल सेल के अंदर, ये हमारी एक सेल है, सेल के अंदर ये काम चल रहा होता है, ये हमारी एक यूनिट है जहाँ पर कंट्रक्शन चलेगा। उसे हमने वो डिवाइडेड होता है, ये जो दिख रही है ना लाइन, ये होती है जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं सार्कोमेर। और जेड लाइन, एक साइंटिस्ट थे स्विजन, उनका नाम था, जेड को साइलेंट रखते हैं, और वीचिन स्काइबे ने, या इसको हम बोलते हैं डोब्स मेम्ब्रेन या क्राउज मेम्ब्रेन, ठीक है, जो ये लाइन है, तो इसको जेड लाइन दिया, नाम दिया। उसके बाद ये देख लो बीच वाली, ये हमारी ये प्राइमरी मायोफिलामेंट्स, और ये पतली वाली है सेकेंडरी मायोफिलामेंट। ठीक है, तो जो हमारी ये जो थिक वाला है, ये हमारा कौन सा है, प्राइमरी मायोफिलामेंट, जिसे हमने ए बैंड नाम दिया। और जो बीच वाला जो एरिया जो साफ साफ रह गया, जिसमें ये आ नहीं पा रहे आगे तक, वो एरिया कहलाता है एच। ये एच बड़ा छोटा हो सकता है, ये जो एच बैंड है ये बड़ा छोटा हो जाता है। ए तो टोटल लेंथ है इसकी, ए को हमने ए बैंड किसको नाम दिया, जो हमारा प्राइमरी मायोफिलामेंट है। और जो पतली वाली है उन्हें हमने सेकेंडरी मायोफिलामेंट बोला, जो पतली थिनर है। ठीक, जो मोटी वाली है वो, उसकी जो हेड है वो कैसे है, रफ है। रफ क्यों है, क्योंकि वहाँ पर आपको छोटे छोटे हेड मिल रहे हैं, उनकी वजह से वो ग्लोबुलर हेड है, और उन हेड के ऊपर ही सारे के सारे केमिकल रिएक्शन चलती हैं, राइट। और आपकी जो जो पतली वाली है उसमें आपको तीन चीज़ें मिलेंगी। वो तीन चीज़, ये पतली वाली को मैंने बड़ा करके बनाया, ये तो है उसका दिखाया हुआ है, ये आपकी पतली वाली। उसमें जो गोल गोल दिख रहे हैं आपको वो एक्टिन है, जो रॉड है, धागा है, वो है ट्रोपोमाइसिन का, और बीच में ट्रोपोनिन दिख रही है, जो छोटे छोटे ये डब्बे से बने ना, ये ट्रोपोनिन है। और नीचे आपके पास क्या, प्राइमरी मायोफिलामेंट। प्राइमरी मायोफिलामेंट के किनारे पर आपको ये प्रवर्त दिखाई दे रहे हैं, इसे कहते हैं मायोसिन हेड, जिनकी वजह से ये इनका जो किनारा वाला हिस्सा होता है वो रफ हो जाता है, और यहीं पर सारी केमिकल रिएक्शन चलेगी। इतनी बात समझ आ गई। तो ये हमने बनाया हुआ है। होता क्या है कि कंट्रैक्शन के टाइम ये आगे खिसकेंगे, ये इनके ऊपर स्लाइड करते हैं, दोनों साइड ये अंदर की तरफ आ जाएंगे, समझा की बात। और ये दिखाई हुई है टीएस ऑफ द बंडल मसल, कि ऐसे हमने अंदर से, ये हमारे पास जो बाहर वाली थी लेयर, उसको बोलते हैं एपीमाइसिन। एपीमाइसिन आगे ये पार्ट्स में डिवाइड है, अंदर भी ये डिवाइड है, हमने एक अंदर वाला पार्ट बनाया हुआ है, तो उसके ऊपर जो कवरिंग उसे कहते हैं एंडोमाइसिन, ठीक है। और उसके बाहर वाली कवरिंग उसको बोलते हैं पेरीमाइसिन। बीच बीच में ब्लड वेसल्स है, और आप बुक में देखना, आपको बुक में भी दिखेगा, ये अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है। और एक बंडल को हम बोलते हैं फैसिकुली। क्या बोलते हैं, फैसिकुली। चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो है किनारा है, थिक वाली ए बैंड का किनारा है, और उस पर हेड बने हुए हैं, इन हेड की वजह से वो खुदरा रहता है। ये जो हेड है ये इनसे चिपकेंगे। ये कौन सी है, थिन वाली, पतली वाली जो आपकी मायोफिलामेंट्स है उनके साथ चिपकेंगे। तो रिएक्शन इस हेड के ऊपर चलेगा, इसलिए बोलते हैं इसको एक्टिव साइट, क्योंकि इनके पास क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। ये जो एक्टिन है ना आपकी, ये इनसे चिपकेंगे आके, और ये इनके पास क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट भी है। ठीक, आगे बात करते हैं मसल टिश्यू। कहता है मसल टिश्यू क्या है, मसल टिश्यू में कंसिस्ट लॉन्ग नैरो सेल कॉल्ड द मसल फाइबर हेल्ड टुगेदर बाय द एरियुलर टिश्यू, सो नो इंटरसेलुलर सब्सटेंस, मसल टिश्यू फॉर्म बॉडी मसल वेल सप्लाइड ब्लड। वो कहता है कि जो मसल्स टिश्यू होते हैं, जो हमारे पेशियों ऊतक है, उनके अंदर आपको लंबी सक्रिय कोशिकाएं मिलेंगी, जिनको आप मसल फाइबर्स कहते हो। ये एक दूसरे के साथ हेल्ड टुगेदर बाय द एरियुलर टिश्यू। एरियुलर टिश्यू मतलब जो हवा युक्त,
जो टिश्यू के साथ ही एक दूसरे से चिपकी होती हैं मसल फाइबर्स, इनके बीच में कोई भी नो इंटरसेलुलर स्पेस सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस भरा नहीं होता, इसीलिए मसल टिश्यू फॉर्म्स बॉडी मसल, इन्हीं से बॉडी मसल बनती है हमारी सारी, और इनके बीच में ब्लड की अच्छी सप्लाई होती है। फंक्शन की बात कर लें मसल टिश्यू की, तो मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट एंड लोकोमोशन, ये हमारे चलने फिरने में और बॉडी पार्ट को हिलाने में हेल्प करती है, हमारी हड्डियों को सपोर्ट करती है, सपोर्ट द बोन एंड अदर स्ट्रक्चर, जो भी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर है उनको पकड़ कर रखती हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर दी हार्ट बीट, फ्लो ऑफ ब्लड, पासेज ऑफ फूड थ्रू दी एलिमेंट्री ट्रैक, तो हार्ट बीट को चलाने में, ब्लड को फ्लो कराने में, फूड को आगे खिसकाने में, जैसे आपकी नली के अंदर जब फूड आगे चलता है ना धीरे धीरे, उसमें भी आपकी जो आहार नाल के अंदर प्रोडक्शन ऑफ द साउंड, आप जो बोल रहे हो उस आवाज़ को पैदा करने में भी, प्रोपल्शन ऑफ द सिक्रीशन, जो भी चीज़ों को स्रावण करना उसमें, जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में, इन सब में इनका काम होता है। और टेकिंग भोजन खाने में, यूरिन को बाहर निकालने में, फीसिस, एग लेइंग, एग को बॉडी से बाहर निकालने में, एग लेइंग मतलब जैसे जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं उनके एग को बॉडी से बाहर निकालना है, तब डिलीवरी ऑफ द बेबी, स्तनधारी जैसे बच्चे बाहर आते हैं उसके लिए पेशियों की हेल्प होती है, और फीडिंग ऑफ ए यंग वन, और यंग वन मतलब जो शिशु होते हैं अपनी मम्मी की, जो माँ की जो फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उसमें ये मसल्स हेल्प करती हैं। और फेशियल एक्सप्रेशन, आप हंसते हो, रोते हो, चिल्लाते हो, तो आपके फेस पे जो एक्सप्रेशंस बनते हैं वो भी पेशियों की हेल्प से बनते हैं, मसल स्कैट्स पे बनते हैं, जेस्चर उन्हीं को कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों में आपकी जो मसल्स टिश्यू होती है वो हेल्प करती है। आप ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सीज और ट्रोपोनिन आई क्या है? जो ट्रोपोनिन टी है, बाइंड द ट्रोपोनिन टू ट्रोपोमायोसिन। जो आपका ट्रोपोनिन टी है उसका काम है ट्रोपोनिन को ट्रोपोमायोसिन के साथ बांध देना। जो ट्रोपोनिन सी है वो सेंसिटिव है, रिवर्सली बाइंड टू कैल्शियम आयन। जो ट्रोपोनिन सी है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कैल्शियम के साथ बाइंड करने के लिए। जो ट्रोपोनिन आई है वो इनहिबिट करता है इंटरेक्शन बिटवीन दी एक्टिन एंड मायोसिन। जो ट्रोपोनिन आई है वो रोकने का काम करता है, किसको रोकने को? वो एक्टिन और मायोसिन की इंटरेक्शन को नहीं होने देता। समझ आ गई बात? तो कहता है बोथ ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन इनहिबिट इन द एब्सेंस ऑफ कैल्शियम आयन एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन। तो वो कहता है जो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन है, ठीक है ना, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन आपको कहाँ मिल रहे थे? जो आपके ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन है इनहिबिट एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन, वो कभी भी एक्टिन और मायोसिन इंटरेक्शन को नहीं बना पाएंगे जब तक कैल्शियम ना हो। समझ आ रही बात? अगर हम डायग्राम में देखें, वो कहता है ये जो ट्रोपोनिन और जो ट्रोपोमायोसिन है, ये जो रॉड है और ये जो आपको मोती से दिख रहे हैं, ये ट्रोपोनिन और ये कभी भी इस वाले मतलब जो आपकी ये वाली रॉड है इसको इस वाली रॉड से अटैच नहीं कर पाएंगे जब तक कैल्शियम आयन नहीं होंगे। कहने का मतलब, अब आप देख रहे हो ना, ये पतली वाली मायोसिन है, ये थिक वाली मायोसिन, ये आपस में इंटरेक्ट कर रही है, ये कभी नहीं जुड़ पाएंगे जब तक कैल्शियम आयन ना हो हमारे आसपास। कैल्शियम आयन होंगे तभी आपका ये जो ट्रोपोमायोसिन है और ये जो ट्रोपोनिन है ये चिपकेंगे इस हेड के साथ। ये हेड कहाँ प्रेजेंट है? थिक वाले के ऊपर। तो थिक वाले के ऊपर चिपकने के लिए ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन को क्या चाहिए? कैल्शियम आयन चाहिए। तभी ये ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन एक्टिन को चिपकाएगा इस हेड के साथ, मायोसिन हेड के साथ। और मायोसिन हेड किसके हैं? प्राइमरी मायोफिलामेंट के। ठीक, तो कहता है कि जो ट्रोपोनिन आई है इनहिबिट द इंटरेक्शन, और ये जो ये तो पार्ट्स हो गए, मतलब इसीलिए बोथ ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन इनहिबिट इन द एब्सेंस ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन की एब्सेंस में ये एक्टिन और मायोसिन की इंटरेक्शन को इनहिबिट करते हैं। कहता आई बैंड रीजन थिन मायोफिलामेंट। जो आई बैंड है वो थिन मायोफिलामेंट का है, ए बैंड है बोथ थिन एंड थिक मायोफिलामेंट का। पार्शियल ओवरलैपिंग थिक एंड थिन मायोफिलामेंट कॉज द डार्क एंड लाइट क्रॉस बैंड ऑफ द मायोफिलामेंट। और जो एच जोन है ओनली द थिक मायोफिलामेंट, ये सिर्फ थिक मायोफिलामेंट का है। क्लियर होगी बैंड? आई जो बैंड है ये बैंड है, बैंड के नाम डाल दिए, जोन के नाम। जो आई बैंड है वो थिन मायोफिलामेंट का है। किसका है? थिन का, पतली वाली का रीजन है। जो ए बैंड है वो थिन और थिक दोनों का है, पार्शियल ओवरलैपिंग। ठीक है, थिक एंड थिन मायोफिलामेंट कॉज द डार्क एंड लाइट क्रॉस बैंड ऑफ द मायोफाइब्रिल। और जो एच जोन है वो सिर्फ थिक का है। इतनी बात क्लियर आ गई? आगे बात करते हैं मोटर यूनिट।
क्या होती है मोटर यूनिट? बॉडी मसल्स वर्टिब्रेट के अंदर, शरीर की जुबों के अंदर कंपोज्ड लार्ज नंबर ऑफ द मसल फाइबर्स। जो बॉडी मसल है वर्टिब्रेट के अंदर वो क्या करती है, उनके अंदर मसल फाइबर बहुत अधिक संख्या में होती है, अरेंज इन अ ग्रुप, वो ग्रुप में अरेंज होती है, और ईच ग्रुप कंट्रोल बाय सिंगल मोटर न्यूरॉन। और ये जो ग्रुप है उसे एक सिंगल मोटर यूनिट न्यूरॉन जो कंट्रोल करती है। ऑल मसल फाइबर ऑफ अ ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इम्पल्स ट्रेंड डाउन देयर मोटर न्यूरॉन प्लस ग्रुप ऑफ द मसल फाइबर। कोई भी मसल फाइबर्स किसी भी ग्रुप के अंदर तभी कॉन्ट्रैक्ट करेगी जब एक इम्पल्स, एक स्पंदन आएगा, ट्रैवल मतलब वो जैसे ही वो गुजरेगी किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन से, वो कहाँ आ जाएगी, ग्रुप ऑफ द मसल फाइबर के पास। उससे क्या होगा, स्टिमुलेशन होगी, स्टिमुलेटेड बाय द एक्सॉन कंस्टिट्यूट ऑफ ए फंडामेंटल यूनिट, यानी कि मोटर यूनिट। क्या बोल रहा है, अगर आप ये डायग्राम में देखो, इसका डायग्राम नीचे है, ये देखो, ये आपके पास एक एक्सॉन है, एक आपके पास मोटर यूनिट है। जैसे ही इससे ये सिग्नल ये इसको देगा तो ये पूरा सिग्नल किसके पास आ जाएगा, सार्कोलेमा के पास, और उसी वजह से आपका सारा का सारा जो वाइब्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी, इनके पास संदेश आ जाएगी कॉन्टैक्ट करना, और इस तरीके से ये कॉन्टैक्ट करेंगे। तो आप ये देख रहे हो, ये ए बैंड है, ए बैंड ये वाला है, और ये जेड लाइन है। तो जेड लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक की, इस जेड लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, सार्कोमेर। एच बैंड जहाँ पर सिर्फ थिक ही मिलता है आपको, थिक वाला पोर्शन है, ठीक। तो क्या बोल रहा है वो, तो बॉडी मसल, वो कहता है कि बॉडी मसल में क्या हो रहा है, कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मसल फाइबर्स, और उसके पास उसके ऊपर जो कंट्रोल कर रहा है एक सिंगल मोटर यूनिट करती है। और मोटर यूनिट क्या है, ऑल द मसल फाइबर ऑफ अ ग्रुप कॉन्टैक्ट व्हेन इम्पल्स ट्रेवल डाउन देयर मोटर न्यूरॉन प्लस ग्रुप ऑफ मसल फाइबर स्टिमुलेटेड बाय द एक्सॉन कंस्टिट्यूट ऑफ ए फंक्शनल यूनिट ऑफ द मोटर यूनिट। तो आपकी जो जो भी मोटर न्यूरॉन है ना, तंत्रिका कोशिका है, उसका जो एक्सॉन वाला हिस्सा है वो फंक्शनल यूनिट की तरह काम करता है, क्रियात्मक है। वो क्या करेगा, एक सिग्नल देगा, एक इम्पल्स भेजेगा, जिससे पूरी की पूरी जो मोटर न्यूरॉन है वो पूरे के पूरे मसल फाइबर को क्या करेगी, संदेश देगी। जैसे आई बॉल मसल हैज़ 10 फाइबर होते हैं, बाइसेप में 1000 फाइबर्स होते हैं, और वो कहता है कि फ्यूर द मसल फाइबर, जितने कम मसल फाइबर होंगे नर्वस कंट्रोल उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। इतनी बात समझ आ रही है, जितने कम मसल फाइबर होंगे, फ्यूर द मसल फाइबर्स, जितने कम मसल फाइबर्स होंगे, पेशियों तंतु होंगे, उतना ही ज़्यादा नर्वस कंट्रोल जो है वो उतना ही ज़्यादा अच्छा हो रहेगा, बेटर रहेगा। इतनी बात क्लियर होगी। आगे क्या बोल रहा है, कहता है एक्सॉन ऑफ द मोटर न्यूरॉन, किसी भी तंत्रिका कोशिका का जो एक्सॉन वाला हिस्सा होता है, एक्सॉन क्या होता है, जैसे मेरे पास ये तंत्रिका कोशिका है, ऐसी होती है तंत्रिका कोशिका आपकी। तो ये जो नीचे वाले जो आपके जो दिख रहे हैं आपको, ये होते हैं एक्सॉन वाला हिस्सा। तो कहता है कि एक्सॉन ऑफ द मोटर न्यूरॉन वाइड, वो चौड़ा हो जाता है, फॉर्म और बनाता है मोटर एंड प्लेट। वो क्या बना देता है, मोटर एंड प्लेट। हैज़ ए सिंपैटिक वेसिकल, और उसके पास क्या होती है, सिनेप्टिक वेसिकल होती हैं, एक छोटी छोटी धानियाँ होती हैं जिनके अंदर क्या होता है, ए साइटोकोलिन होता है। क्या होता है उसमें, ए साइटोकोलिन होता है उसके अंदर, ठीक। एक केमिकल होता है एसिटोकोलिन, क्या होता है, एसिटोकोलिन। और कहता है ये जो एक्सॉन है फॉर्म मोटर एंड प्लेट मीट दी स्केलेटल मसल, और ये किससे आगे मिल जुड़ता है, स्केलेटल मसल के साथ। और उस एरिया को हम क्या नाम से पुकारते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो मोटर एंड प्लेट है, जैसे ये आपकी इस तरीके से, ऐसे, तो ये आपकी तंत्रिका कोशिका का एक्सॉन है। एक्सॉन क्या कर लेता है, आगे से थोड़ा चौड़ा हो जाता है, और इस चौड़े वाले हिस्से को कहते हैं मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट के अंदर छोटी छोटी क्या होती है, वेसिकल होती हैं। क्या होती है, वेसिकल होती हैं, छोटी छोटी धानियाँ होती हैं, और उनके अंदर एक केमिकल होता है एसिटोकोलिन। इसके पास ही वो संदेश है कि भाई आपने कॉन्टैक्ट कराना है। और ये जो नीचे वाला जो आप ये हिस्सा देख रहे हो, ये स्केलेटल मसल के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक। ये क्या है, स्केलेटल मसल के साथ। और अब ये जो टोटल आपका एरिया बन गया, जहाँ पर ये
जहाँ पर ये जोड़े एक दूसरे के साथ, इसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी कहते हो। कहते हैं एक्सॉन ऑफ द मोटर न्यूरॉन हियर लूज माइलिन शीथ फॉर्म स्मॉल ब्रांचेस पासिंग इन द शैलो ट्रफ ऑन द मसल फाइबर। जो एक्सॉन की जो मोटर न्यूरॉन की जो एक्सॉन है वो अपनी माइलिन शीथ को लूज कर देती है और क्या बनाती है? ब्रांचेस। मतलब कि वो ये कह रहा है कि जो एक्सॉन ऐसे, नॉर्मली तो एक्सॉन कैसे होता है आपका, जैसे एक्सॉन आएगा तंत्रिका कोशिका का एक्सॉन, वो आके जाके ऐसे बना लेता है, घुंडियाँ होती हैं उसकी ऐसे। लेकिन इसके केस में जब जहाँ पर ये मसल फाइबर को संदेश देना चाहता है, उस केस में क्या करेगा, ये इसकी जो आकृति वो ऐसी हो जाएगी, ऐसे बना ले रहा है। समझ आ रही बात? नॉर्मली तो आपकी जो तंत्रिका कोशिका का जो निचला हिस्सा होता है एक्सॉन ऐसे होते हैं, लेकिन जब जहाँ पर ये वाला काम करना है, मतलब मोटर न्यूरॉन वाला काम करना है, वहाँ पर ये अपने हेड को ऐसे चौड़ा कर लेगा। ठीक। और ये जो उसने ये प्रवर्त जो एक्स्ट्रा ये जो बनाई है ना ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, ये गढ़ा देगा, अंदर घुसेड़ देगा। किसके अंदर घुसेड़ देगा? जो नीचे आपके सार्कोलेमा, जो नीचे ऐसे सार्कोलेमा के अंदर ऐसे, उसके नीचे ऐसे है तो ये ऐसे ऐसे घुसेड़ देगा उसके अंदर। तो अब इनमें क्या हो गई, अच्छे से एक दूसरे का जो भी ये सिग्नल लेकर आया है वो यहाँ पास आउट हो सकेगा, इसलिए बनाता है ये। तो कहता है सार्कोलेमा हैज़ मैनी डीप फोल्ड कॉल्ड द जंक्शन फोल्ड। अब सार्कोलेमा में जो फोल्ड बने उनको बोलेंगे जंक्शनल फोल्ड। बात समझ आ गई? क्या बोलो कि जंक्शनल फोल्ड कौन सी? जो हमारे पास सार्कोलेमा के अंदर जो ऐसे फोल्ड बने हैं, इन फोल्ड्स को, ये जो फोल्ड क्या है, इनको बोलेंगे जंक्शन फोल्ड। और जो आपकी न्यूरॉन इसके अंदर ऐसे घुस जाएगा। ठीक है। तो ये आप मोटर एंड प्लेट है, ये क्या है? मोटर एंड प्लेट जो अपने अंदर प्रवर्त घुसेड़ रही है। और नीचे क्या है? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा मतलब जो किसकी आउटर कवरिंग है? ये आउटर कवरिंग है आपकी सेल की। किस सेल की? मसल सेल की। तो ये आपकी बात तो समझ, ये तो आ ही गया था आपको पता। ठीक है, ये एक्टिन लगे हुए हैं, एक्टिन के थ्रेड है ना। मतलब कि ये जो ऐसे गोल गोल दिख रहे हैं ऐसे ऐसे, ये है आपकी एक्टिन प्रोटीन, ये एक्टिन प्रोटीन है। ठीक है। इसके बीच में रॉड लगी है जो उसको इस पूरे को चिपकाने का काम कर रही है, मोतियों को चिपकाने का काम कर रही है। तो जो जो मोती है वो तो क्या है? एक्टिन प्रोटीन। और जो रॉड, जो ये धागा है वो क्या है? धागे को क्या बोलते हैं? ट्रोपोमाइसिन। और इनके बीच में आपको क्या मिलेगा? बीच में आपको मिलेगी, बीच बीच में आपको क्या मिलेगी? यहाँ पे ट्रोपोनिन। क्या मिलेगी? ये जो रेड रेड की है मैंने ये लिखे ना ट्रोपोनिन, ये ट्रोपोनिन है। और ट्रोपोनिन भी 3 प्रकार की थी, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई, है ना। ये क्या करती हैं? इनको घुमाने का काम करती हैं, इसको रोटेट करने का काम करती हैं, जिससे ये धागा घूमे। जब ये घूमेगा तो ये जो एक्टिव साइट है वो इसके साथ चिपकेगी। समझ आ रही बात? तो और ये कब घूमेगा? जब कैल्शियम आयन इनको मिलेंगे। अब आप ये देख रहे हो, ये हमारे पास किसी भी तंत्रिका कोशिका का आखिरी हिस्सा है एक्सॉन। तो ये क्या बना रहा है? मोटर, ये लिखा ना मोटर एंड प्लेट, ये मोटर एंड प्लेट है। बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट हमारे वेसिकल है, सिनेप्टिक वेसिकल धानियाँ जिनके अंदर केमिकल है। और ये जो सार्कोलेमा है, दोनों के बीच में जो जंक्शन बना होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक। यहाँ पर ये अपना रसायन जो केमिकल है वो छोड़ देगा और वो अंदर ले जाएगा, फिर ये इन तक पहुँचेगा। ठीक है। बाकी चीज़ें सारी वही हैं। यहाँ पर सोडियम और कैल्शियम पोटाशियम आइंस भी हैं। और ये आपको बैंड दिख रहे हैं, ये जेड लाइन है। एच जोन वो जोन होता है जहाँ पर सिर्फ थिक वाला ही होता है। कौन सा होता है? थिक रीजन। ये जो ये वाला देख रहे हो ना आप, ये वाले जो है ये कौन से हैं? मोटे वाले, थिक मायोफिलामेंट है। और ये वाले जो देख रहे हो ये पतले वाले हैं, जो ऐसे पहुंच रहे हैं, इतने इतने दोनों साइड से, ये पतले वाले हैं। अब इनके ऊपर यहाँ पे प्रवर्ध लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे प्रवर्ध निकले हुए, इसके साइड भी ऐसे हेड निकले हैं, इसे कहते हैं मायोसिन हेड। क्या बोलते हैं? इन मायोसिन हेड की वजह से ही जो मोटा वाला जो बैंड है इसके किनारे खुरदरे हो जाते हैं। दोनों साइड है, इधर भी हैं पर है किनारे पर ही, क्योंकि पतला वाला इधर भी होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक मोटे को 3 कवर करते हैं, पतले वाले को 6 कवर करते हैं। पढ़ा था ना हमने, पूरा चारों तरफ घिरे हुए हैं ये। तो ये जो पतले वाले हैं ये स्लाइड करेगा इस डायरेक्शन में,
और ये इस डायरेक्शन में फिसलेगा। जब कॉन्ट्रैक्शन करनी है तो दोनों अंदर की तरफ आएंगे, और जब रिलैक्स करना है तो ये वापस चले जाएंगे इधर की तरफ, बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये जो मोटा वाला है, ये बीच वाला जो मोटा वाला है, एक्टिन मायोफिलामेंट है। ठीक है ना। तो लेकिन इनकी एक लिमिटेशन है, ये आगे चिपक, ये बस इतने तक ही आगे आएंगे, इससे आगे आगे नहीं आएंगे। तो ये जो इतना जो जोन बचा जहाँ तक ये नहीं मिल पाए उसे बोलते हैं एच जोन। क्या बोलते हैं? एच जोन। और यहाँ से लेके मोटे तक को जो हम काउंट करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है हमारे पास ए बैंड। क्या है ये? ए बैंड। इतनी बात क्लियर होगी? इतना समझ आ गया आपको? ठीक है। और जो हमारे पास ये कहानी कहाँ चल रही है, एक एक हम उसमें काउंट कर रहे हैं। तो ये मेरे पास मोटा वाला है और ये पतला वाला आया, इधर से ये पतला वाला आया, और यहाँ पे इस पर हेड लगे हुए हैं। तो जितना अंदर तो ये मैक्सिमम आ सके, इससे आगे नहीं आ रहे, तो ये हिस्सा मेरा होगा एच। ये वाला जितना, ये जितनी इसकी लेंथ है, ये होगी मेरे पास ए। क्या होगी? ए। इतनी समझ आ गई? और आई जो बैंड है वो ये वाला है, जितना ये इधर यहाँ तक ये गया होगा ना, ये मेरा ये आई बैंड है, क्योंकि यहाँ पे भी मोटा लगा होगा ऐसे, ये इधर वाला मोटा है। समझ आ रही बात? तो ये हो गया आई बैंड। समझ आ गया? अब जो ए बैंड है, ए बैंड को हम डार्क क्यों बोलते हैं? ए वाले को डार्क क्योंकि इसमें कुछ हिस्सा ये आया पतले वाले का, कुछ मोटे का आया, आया ना। ये ऐसे। तो इस वजह से इस यहाँ पर क्या हुआ कि ये मोटा पतला वाला, ये मोटा वाला हिस्सा, तो ये डार्क बैंड बनाता है, और बीच में बनता है लाइट बैंड जो दूर से दिखता नहीं है, क्योंकि यहाँ पतला वाले रह गया अकेला ही। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये दोनों आते हैं एक साथ, क्रम एकांतर क्रम में, मोटा पतला मोटा पतला। तो इसलिए ये डार्क बैंड है, ये लाइट बैंड है। और एक टोटल यहाँ से लेके ये क्या आपका जेड जोन, जिसके अंदर सारा काम चल रहा है, तो ये आपकी फंक्शनल यूनिट है। ये एरिया होगा सार्कोमेयर, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया होता है सार्कोमेयर। जब भी कंट्रैक्शन होगी ये आगे खिसकेंगे, ये इधर को। जब कंट्रैक्शन करवानी है, संकुचन करवाना है, तो ये जो पतले वाले इधर को स्लाइड करेंगे। जब रिलैक्सेशन करवानी है तो ये बाहर की तरफ जाएंगे। इतनी कहानी है, बस समझ आ गई बात? आगे है कंट्रैक्शन साइकिल और सिंगल मसल ट्विच। अ सिंगल सिंपल ट्विच कंसिस्ट 3 फेज। ट्विच का मतलब एक बार जो संकुचन चल रहा है उसमें क्या क्या होता है। एक होता है लेटेंट पीरियड, एक होता है कंट्रैक्शन पीरियड, एक होता है रिलैक्सेशन पीरियड। ये एक होती है आपकी एक सिंगल और सिंपल ट्विच, ट्विच कहते हैं इसे। जो आपका लेटेंट पीरियड है, जो आपका लेटेंट पीरियड है वो सबसे छोटा होता है 0.005 सेकंड का। एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस एंड स्टार्ट ऑफ कंट्रैक्शन। तो इसे हम क्या जो लेटेंट पीरियड है सबसे छोटा होगा 0.005 सेकंड का। इसे ये होती है एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस, स्पंदन की सबसे पहली वाली जो प्रक्रिया है स्टिमुलेशन की, भाई हमने हाथ को सिकोड़ना है, उंगली को सिकोड़ना है, तो ये पहले उसका काम है, उसको कहते हैं स्टार्ट ऑफ कंट्रैक्शन। दूसरा है कंट्रैक्शन पीरियड, जब कंट्रैक्शन चल रहा होता है, ड्यूरेशन ऑफ द एक्चुअल शॉर्टन एंड डूइंग दी वर्क ऑफ मसल। तो ये कंट्रैक्शन का पीरियड है जब एक्चुअल में वो कंट्रैक्शन संकुचन हो रहा है और आपकी मसल काम कर रही है, वो होता है 0.04 सेकंड का। और अगला है रिलैक्सेशन पीरियड, ये सबसे लंबा होता है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन मसल रिटर्न इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब वो अपनी पुरानी अवस्था में आ रही है या अपनी रेस्टिंग लेंथ में आ रही है, वो होती है 0.05 सेकंड की। बाकियों से ये सबसे लंबा टाइम होता है। If muscle stimulated repeatedly at interval insufficient for relaxation, muscle become fatigue। वो कहता है अगर मसल को आप स्टिमुलेट स्पंदन दे रहे हो लगातार, रिपीटेडली एट इंटरवल, एक इंटरवल के बार बार उसको आप, जैसे आप उठक बैठक लगा रहे हो, ठीक है, अप एंड डाउन कर रहे हो, उठक बैठक लगा रहे हो लगातार, उठ रहे हो बैठ रहे हो, उठ रहे हो बैठ रहे हो, तो एक टाइम क्या होगा
आपको रिलैक्सेशन का, आपको इनसफिशिएंट फॉर रिलैक्सेशन, आपको रिलैक्स होने का टाइम नहीं दिया जा रहा, तो मसल जो आपकी पेशी वो कैसे हो जाएगी, फटीग हो जाएगी, FATIGUD, फटीग हो जाएगी। फिर रीगेन इट्स एबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इफ गिवन रेस्ट। तो आप दोबारा देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप 100 बार उठा बैठा लगाओ तो आप शायद 50 के बाद आपकी बस हो जाए, आप रुक जाओ। वो क्यों रुक गया, क्योंकि आपकी मसल में फटीगनेस आ गई, उसमें आप कॉन्ट्रैक्शन की पावर नहीं बची। वो तभी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है दोबारा जब आपको मैं रेस्टिंग का टाइम दूँ, इफ़ गिवन द रेस्ट। अगर मैं आपको रेस्ट दूंगा, आपको रिलैक्सेशन पीरियड दूंगा, तब आप दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। इतनी बात क्लियर होगी। लास्ट है मसल टोनस और टोन। कहता ऑल अपेरेंटली रिलैक्स्ड क्लियरली मसल्स ऑलवेज रिमेन इन दी पार्शियल कंट्रैक्शन एज लॉन्ग एज देयर नर्व्स आर इंटैक्ट। वो कहता है मसल टोन या टोन मतलब कि हमारी हर एक पेशी जो है वो हमेशा हर एक टाइम पार्शियल कंट्रैक्शन रहती है, संकुंचन उसमें होता रहता है। अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो भी वो टोन में रहती है, उसे कहते हैं मसल टोन, टोनस या टोन। ऑल अपेरेंटली रिलैक्स मसल, जितनी भी रिलैक्स मसल्स होती हैं जो आप अभी कंट्रैक्ट नहीं कर रहे, फिर भी ऑलवेज रिमेन इन दी पार्शियल कंट्रैक्शन, उनमें आंशिक तौर पर संकुंचन होता रहता है। हैज़ लॉन्ग हैज़ देयर नर्व्स आर इंटैक्ट, जब तक कि उनके साथ उनकी नर्व्स उनसे अटैच है। और ये स्टेट क्या कहलाती है, मसल टोन या मसल टोनस। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? नहीं कुछ समझ आएगा तो आप दोबारा पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच।